हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीनी ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ऐसे ड्रामा पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ड्रामा की शुरुआत होती है एक बार से, जहाँ हम फीमेल लीड बाइली को देखते हैं। वहाँ एक आदमी जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है, तो बाइली गुस्से में आकर उसके सिर पर कांच की बोतल तोड़ देती है। वो आदमी गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हारे परिवार को 50 मिलियन देने का वादा किया था, तुमने हिम्मत कैसे की मुझे मारने की। लेकिन बाइली को उस बात पर यकीन नहीं होता। वो आदमी बेहोश हो जाता है और बाइली वहाँ से भाग निकलती है। बाहर आते ही वो देखती है कि उस आदमी के गुंडे उसे ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ आता है फू ग्रुप का सीईओ फू हांटिंग, जो नशे में धुत होता है। वो बाइली को मुसीबत में देखकर एक कमरे का दरवाजा खोल देता है। बाइली उन लोगों से बचते हुए उसी कमरे में पहुंच जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात फू हांटिंग से होती है। हांटिंग उसका मुंह दबाकर कहता है, अब मैं तुम्हारा जिम्मेदार हूँ। फिर वो उसे किस करने लगता है। बाइली उसे रोक नहीं पाती और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसी दौरान फू हांटिंग उसके कंधे पर एक निशान देखता है। कुछ देर बाद जब बाइली की नींद खुलती है तो वो देखती है कि फू हांटिंग ने उसे अपने कोट से ढक रखा है। वो सामने फू हांटिंग को देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि किसी अजनबी ने उसके साथ जबरदस्ती की है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है, फू हांटिंग को उसके कोट से ढकती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन अपना ब्रेसलेट वही भूल जाती है। अब सीन बदलता है बाइली के घर पर, जहाँ उसकी स्टेप सिस्टर बाइकियान उस आदमी से फोन पर बात कर रही होती है। वो बताता है कि बाइली भाग गई, इसलिए अब वो 50 मिलियन नहीं देगा। बाइली की स्टेप माँ और स्टेप भाई भी उसी साजिश में शामिल होते हैं। सबको डर होता है कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो लोग बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। यहाँ तक कि बाइली का बायोलॉजिकल पिता भी कहता है कि उन्हें बाइली को उस आदमी के हवाले करना ही होगा। बाइली ये सब बातें सुन लेती है और सदमे में आ जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका अपना परिवार ही उसे फंसाने की कोशिश कर रहा था, ताकि वो अपनी माँ की प्रॉपर्टी से दूर हो जाए। वो रोते हुए अंदर जाती है और अपने पिता से पूछती है, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? तभी कियान उसे देखती है और उसके गले के निशान देखकर कहती है, तू किसके साथ सोकर आई है? बाइली उसे थप्पड़ मार देती है और चिल्लाकर कहती है, तू ही तो मुझे उस आदमी के पास भेजने वाली थी। लेकिन उसका भाई भी कियान का साथ देता है। बाइली टूट चुकी होती है। पिता गुस्से में उसे थप्पड़ मार देते हैं। वो कहती है, मार डालो मुझे, वैसे भी कंपनी माँ के नाम पर थी और तुम सिर्फ बेनिफिशियरी बन बैठे हो। पिता गुस्से में उसे छड़ी से मारने ही वाले होते हैं कि कियान उन्हें रोक लेती है। वो कहती है, अगर हमने अब बाइली को नहीं सौंपा तो हमें वो 50 मिलियन नहीं मिलेंगे। कियान बाइली के सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देती है और अपने भाई से कहती है कि उसे झांग के पास पहुंचा दो। तभी बाहर शोर सुनाई देता है। भाई बताता है कि कुछ लोग घर के बाहर आ गए हैं। हम देखते हैं कि फू हांटिंग का पीए जियांग बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आता है। वो कियान से पूछता है, क्या आप मिसेस बाई हैं? फिर अपनी जेब से वही ब्रेसलेट निकालता है जो बाइली वहां भूल गई थी। वो कहता है, आज इस ब्रेसलेट की मालकिन ने हमारे प्रेसिडेंट की जान बचाई है और प्रेसिडेंट ने आदेश दिया है कि जिसे ये ब्रेसलेट मिलेगा उसे 1 बिलियन दिया जाएगा। ये सुनकर कियान के मन में लालच जाग उठता है। वो सोचती है, इसका मतलब बाइली प्रेसिडेंट के साथ थी। वो जियांग से कहती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, तो जियांग बताता है कि अगर पैसे नहीं चाहिए तो प्रेसिडेंट कल उनकी एंगेजमेंट की घोषणा करेंगे, साथ ही 1 बिलियन का गिफ्ट भी देंगे। कियान और उसका परिवार हैरान रह जाता है। माँ उसे समझाती है कि अपनी पहचान छिपा कर रखे, ताकि फू हांटिंग कभी बाइली को पहचान न सके। सीन बदलता है 9 महीने बाद। बाइली हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन तभी कियान बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो बच्चे को नर से छीन लेती है और बाइली से कहती है, तूने एक मरा हुआ बच्चा जना है, मैं उसे दफनाने जा रही हूँ। गार्ड्स वहाँ चारों तरफ केरोसिन डालकर चले जाते हैं। नर्स बाइली की मदद करती है और उसे बाहर ले जाती है। बाइली धीरे से कहती है, मुझे लग रहा है मेरे पेट में अभी और भी बच्चा है। सीन कट होता है 6 साल बाद। अब बाइली के 4 बच्चे होते हैं जो समझदार हैं और अपने अपने प्रोफेशन में माहिर। उसी में से एक बेटा ऑनलाइन अपने असली पिता फू हांटिंग को ढूंढ निकालता है। वो अपने भाई बहनों को बताता है, लेकिन बेटी लेले कहती है, माँ को मत बताना। फिर सीन में बाइली को कॉल आता है कि उसके बच्चे उससे मिलने आए हैं। वो बाहर आती है, बच्चों से मिलती है। वो पूछती है, तुम सब अभी तक गए क्यों नहीं? तो बेटा मुस्कुराकर कहता है, हम माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाते। बाइली मुस्कुराती है, लेकिन मन ही मन सोचती है, 7 साल बाद अब मेरा ब्याज वसूलने का वक्त आ गया है। उसी वक्त स्क्रीन पर न्यूज चलती है, फू हांटिंग अपनी मंगेतर कियान से अगले हफ्ते शादी करने वाला है। बाइली टीवी की तरफ देखकर कहती है, कियान तैयार हो जा, अब मैं तुम्हें तुम्हारा सब लौटाने वाली हूँ। तभी उसकी बेटी लेले की नजर सामने जाती है, जहाँ फू हांटिंग अपनी गोद में एक बच्चे शियाओजन को लिए खड़ा होता है। वो कार में बैठने ही वाला होता है कि लेले उसके पास जाकर कहती है, भाई तुम तो फोटो से भी ज्यादा हैंडसम हो,
फू हांटिंग मुस्कुराकर चश्मा उतारता है और कहता है, तुमने शायद मुझे किसी और समझ लिया है, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तभी शियाओजिन लेले को सिस्टर कहने लगता है, जिस पर लेले मुस्कुराकर कहती है, हाँ, हम दोनों भाई बहन हैं, इसलिए एक जैसे दिखते हैं। फू हांटिंग को लेले बहुत प्यारी लगती है। वो मन ही मन सोचता है, ये मुझे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। लेले शियाओजिन से कहती है, चलो मेरे घर, हमारी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। तभी फू हांटिंग लेले से उसकी माँ के बारे में पूछने ही वाला होता है कि अचानक बाई ली लेले को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाती है। फू हांटिंग उसे देखकर थोड़ा हैरान होता है, वो उसे कहीं न कहीं पहले देख चुका था। बाई ली लेले की शरारत के लिए सॉरी बोलती है, लेकिन तभी शियाओजिन उसे देखते ही भागकर पकड़ लेता है और कहता है, मम्मी। फू हांटिंग उसे समझाता है, वो तुम्हारी माँ नहीं है। पर शियाओजिन कहता है, घर में जो है वो बहुत बुरी है, वो मेरी असली माँ नहीं है, प्लीज मुझे अपनी मम्मी के साथ जाने दो। बाई ली को भी शियाओजिन से एक अजीब सा लगाव महसूस होता है। वो मन में सोचती है, अगर मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद इतना ही बड़ा होता। अब बाई ली लेले का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगती है। फू हांटिंग उसका हाथ थामकर पूछता है, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं। बाई ली कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी पीछे से कियान की आवाज आती है। हांटिंग बाई ली लेले को लेकर वहां से निकल जाती है। शियाओजिन उनके पीछे भागने लगता है, लेकिन कियान आकर उसे रोक देती है। वो हांटिंग से पूछती है, ये औरत कौन थी। हांटिंग कहता है, शियाओजिन उसे अपनी माँ समझ रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि 6 साल में तुम अपने बेटे को ठीक से जान क्यों नहीं पाई। कियान कहती है, अब आगे से मैं उसका ध्यान रखूंगी। लेकिन घर पहुंचते ही वो शियाओजिन को जमीन पर बिठा देती है और गुस्से में उसके हाथों पर बार बार मारती है। तभी हांटिंग वहां आता है तो कियान तुरंत नाटक करने लगती है। वो शियाओजिन को प्यार करने लगती है। हांटिंग उससे पूछता है, क्या हुआ। डर की वजह से शियाओजिन कुछ नहीं कहता, बस वहां से भाग जाता है। कियान कहती है, वो बचपन से ही बहुत अनसोशेबल है, इसलिए मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही थी। ये सुनकर हांटिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, शियाओजिन भी तुम्हारा बेटा है, उसे और ज्यादा प्यार मिलना चाहिए। अब शादी की तैयारियां शुरू होती है। कियान की ब्राइडल ड्रेस आती है जो उसे बहुत पसंद आती है, क्योंकि वो ड्रेस उसके पसंदीदा डिजाइनर मास्टर क्यू ने बनाई होती है। वो कहती है, मैं खुद मास्टर क्यू को इनवाइट करूंगी। जियांग बताता है, मास्टर क्यू को पहले ही इनविटेशन भेज दिया गया है और वे शादी के बाद हमारी कंपनी भी ज्वाइन करेंगी। दूसरी तरफ जब बाई ली की बेस्ट फ्रेंड बाओमिन को पता चलता है कि उसने शादी का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो उसे समझाती है, वहां तो तेरी दुश्मन कियान है। बाई ली मुस्कुराकर कहती है, मुझे वही जाना है, क्योंकि अब मैं कियान के लिए मुसीबत बनने वाली हूँ। क्योंकि बाई ली हांटिंग को पर्सनली नहीं जानती थी, तो उसके दोस्त उसे उसके बारे में जानकारी देते हैं। बाई ली मुस्कुराते हुए बाओमिन से कहती है, मैं तो बस कियान का पहला रिएक्शन देखना चाहती हूँ। रात में जब बाई ली सो रही होती है तो उसे 6 साल पहले की धुंधली यादें सताने लगती है। वही पल जब वो पहली बार हांटिंग से मिली थी। वो चौंक कर उठती है। उसी वक्त उसके बच्चे उसे एक खूबसूरत ड्रेस गिफ्ट करते हैं। कहते हैं, माँ, इसे पहनकर शादी में चलना। बाई ली तैयार होकर आती है। चारों बच्चे उसे देख कर कहते हैं, माँ, तुम तो प्रिंसेस लग रही हो। बाई ली मुस्कुराती है, कार में बैठती है और बच्चों को बाय कहकर निकल जाती है। पीछे से बच्चे कहते हैं, अब हमारा प्लान शुरू होता है। इधर शादी शुरू होने वाली होती है। कियान हांटिंग को फोन करके कहती है, जल्दी आओ, सब तैयार है। उधर लेले और उसके भाई एक प्लान बनाते हैं और जानबूझकर हांटिंग की कार के सामने गिर जाते हैं। जियांग तुरंत ब्रेक लगाता है। दोनों बाहर उतरकर देखने आते हैं। लेले जानबूझकर अपना सिर कार से टकरा लेती है और कहती है, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे हॉस्पिटल ले चलो। हांटिंग कहता है, मुझे तुम्हारे कैचअप की खुशबू आ रही है, अब बताओ तुम्हें असल में क्या चाहिए। लेले अपने बालों का एक स्ट्रैंड निकाल कर देती है और कहती है, आपको पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि आप ही मेरे डैडी हैं। हांटिंग हैरान रह जाता है। वो मन में सोचता है, ये बच्ची इतनी आसानी से ऐसा कैसे कह सकती है। 7 साल से तो मैं कियान के साथ हूँ। क्या कियान वही लड़की नहीं थी जिससे मैं 7 साल पहले मिला था। वो लेले को गोद में उठाता है और पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है। लेले जवाब देती है, वो तो आपकी वेडिंग में आई है। अब सीन कट होता है। कियान ब्राइडल ड्रेस में खड़ी होती है। उसकी फ्रेंड्स उसकी तारीफ कर रही होती है, क्या खूबसूरत ड्रेस है, मास्टर क्यू का कमाल है। मगर किसी ने अभी तक मास्टर क्यू को देखा ही नहीं था। और तभी वहाँ बाई ली की एंट्री होती है। उसे देखकर कियान गुस्से से भर जाती है। वो सोचती है, ये बाई ली अभी तक जिंदा है। कियान उसके पास जाकर थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि बाई ली उसका हाथ पकड़ती है और उसे पलटकर थप्पड़ जड़ देती है। ये 6 साल बाद मिलने का रिटर्न गिफ्ट है। कियान गार्ड्स को बुलाती है, इसे यहाँ से निकालो। बाई ली मुस्कुराकर कहती है, जिस ड्रेस को तुमने पहना है वो मेरी डिजाइन की हुई है
और तुम मुझे ही बाहर निकाल रही हो? कियान हंसकर कहती है, 6 साल पहले जो अपनी फैमिली को बेवकूफ बनाकर भाग गई थी, अब कह रही है कि वो मास्टर क्यों है? बाई ली शांतिपूर्वक इनविटेशन कार्ड दिखाती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। कियान गुस्से में कार्ड फाड़ देती है और सबको कहती है, ये लड़की नकली है। 6 साल पहले ये किसी के साथ भाग गई थी। तभी हांटिंग लेले को गोद में लेकर वहां आता है। बाई ली पूछती है, लेले तुम यहाँ क्या कर रही हो? लेले मासूमियत से कहती है, मैं आपके लिए डैड ढूंढ लाई हूँ। सबके सामने हांटिंग मुस्कुरा देता है। कियान फिर भी बाई ली की बुराई करने लगती है, पर हांटिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बाई ली की तरफ देखकर कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम ही मास्टर क्यों हो। बाई ली भी मुस्कुराकर जवाब देती है, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरी बहन का फियांसे मेरा फ्यूचर बॉस है। कियान की फ्रेंड्स फुसफुसाती है, तो यही मास्टर क्यों है? वो भागी नहीं थी, विदेश में पढ़ रही थी। कियान कहती है, ठीक है, अब हमारी वेडिंग का टाइम निकल रहा है। बाई ली मुस्कुराकर कहती है, तुम सही कह रही हो, और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाई हूँ। वो अपने फोन पर क्लिक करती है और सबके मोबाइल पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें कियान दूसरे लड़कों के साथ बैठकर ड्रिंक करती और मस्ती कर रही होती है। वो वीडियो देखकर सब हैरान रह जाते हैं। हांटिंग गुस्से में भर जाता है। कियान कहती है, ये सब फेक है, लेकिन हांटिंग उस पर यकीन नहीं करता। कियान दोबारा बाई ली को मारने बढ़ती है, तो बाई ली उसका हाथ रोक लेती है और कहती है, ये तुम्हारे हर बुरे काम का जवाब है। वो उसे एक एक करके कई थप्पड़ मारती है, फिर लेले का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगती है। हांटिंग उसे पीछे से रोकता है और तभी उसकी नजर बाई ली के कंधे पर जाती है, जहां वही निशान होता है जो उसने 6 साल पहले देखा था। भीड़ होने की वजह से वो बाई ली को अकेले में बात करने के लिए कहता है और उसे वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ कियान गुस्से में पागल हो चुकी थी और अब वो एक नई चाल चलने वाली थी। उधर शियाओजन बाई ली के पीछे भागते हुए बाहर आता है। जब बाई ली कार में बैठने लगती है, तभी एक कार तेजी से शियाओजन की तरफ आती है। बाई ली दौड़कर उसे धक्का देकर बचा लेती है, लेकिन खुद टकराने ही वाली होती है कि हांटिंग दौड़कर आ जाता है और बाई ली को संभाल लेता है। उसी पल दोनों के बीच एक एक्सीडेंटल किस हो जाता है। बाई ली झट से पीछे हटती है। हांटिंग शियाओजन को पकड़कर कहता है, भागो यहाँ से। बाई ली कहती है, गलती बच्चे की नहीं, उसके पापा की है, जो उस पर ध्यान नहीं रखते। फिर बाई ली शाओजन को बहुत ही प्यार से समझाती है। इसे देखकर हांटिंग मन में सोच रहा होता है, शाओजन इसे इतनी ध्यान से सुन रहा है, कहीं इन दोनों के बीच कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं। अब जाते जाते लेले शाओजन को अपनी घड़ी देकर कहती है, तुम मुझे कभी भी फोन कर सकते हो। हांटिंग भी बाइली से कहता है कि वो अगले दिन समय पर जॉब ज्वाइन करे, तो बाइली मुस्कुराते हुए कहती है कि उसे केन से डर नहीं लगता। हांटिंग कहता है, केन ने आज सिर्फ अपनी एबिलिटी दिखाई है, और वैसे भी इतनी अच्छी सैलरी मिलने के बाद तुम्हें जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। बाइली मान जाती है और लेले को लेकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जियांग रिपोर्ट्स लेकर हांटिंग के पास आता है, और जब हांटिंग रिपोर्ट्स पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लेले उसी की बेटी है। अब हांटिंग जियांग से बाइली की पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने को कहता है। उधर केन के घर वालों को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो सब बाइली पर गुस्सा करने लगते हैं। वो लोग अब शाओजन का फेक पितृत्व टेस्ट, पैटर्निटी टेस्ट बनाने की सोचते हैं। शाओजन जब सोफे पर बैठा खेल रहा होता है, तो केन उसे जबरदस्ती वॉशरूम में खींच कर ले जाती है। उसके कपड़े उतारकर उसे टब में खड़ा कर देती है और उस पर बर्फ के टुकड़े डाल देती है। शाओजन ठंड से कांपने लगता है। केन कहती है, अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरी तरफ बाइली नींद से उठती है और देखती है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो गई है, लेकिन उसके चारों बच्चों ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी होती है, इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर निकल जाती है। उधर लेले को शाओजन का फोन आता है, वो उससे मदद मांग रहा होता है। दूसरी तरफ बाइली भागते हुए लिफ्ट में चढ़ जाती है। लिफ्ट ओवरलोड हो जाती है। वही उसी कंपनी की डिजाइन हेड लियू युए एक बुजुर्ग आदमी के हाथ से खाने की थैली फेंककर उन्हें बाहर धक्का दे देती है। बाइली उसे मना करती है कि ऐसे मिसबिहेव न करे, तो लियू युए उसे धमकी देती है कि वो उसे फायर कर देगी, लेकिन बाइली को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बाहर जाकर उस बुजुर्ग का सामान उठा कर देती है और उन्हें पहले लिफ्ट में जाने देती है। अब बाइली लेट हो रही होती है और हांटिंग की बुराई करती जा रही होती है। तभी हांटिंग पीछे से कहता है, क्या मैं वाकई इतना बुरा हूँ? जिस पर वो शर्मिंदा होकर हंसने लगती है। दोनों लिफ्ट में चढ़ते हैं। अचानक लिफ्ट रुक जाती है। डर के मारे बाइली हांटिंग को कसकर पकड़ लेती है, और फिर जब लिफ्ट चलने लगती है तो वो शर्मिंदा होकर तुरंत वहां से चली जाती है। अब जियांग की बातों से हमें पता चलता है कि हांटिंग को अब सब समझ आ गया है कि 7 साल पहले वो लड़की बाइली ही थी, लेकिन उसने तय किया कि वो अभी अपनी पहचान नहीं बताएगा। हांटिंग ऑफिस पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि वो बुजुर्ग उसके दादाजी थे। दादाजी कहते हैं कि उन्हें खबर मिली थी कि
हांटिंग की शादी कैंसिल हो गई है, इसलिए वो खुद देखने आए हैं। वो पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? हांटिंग उन्हें बताता है, केन वो लड़की नहीं थी जिसने मुझे 7 साल पहले बचाया था। तभी हांटिंग को अस्पताल से फोन आता है और उसे पता चलता है कि शाओजिन की हालत बहुत खराब है। उधर बाइली ऑफिस पहुंचती है। मैनेजर कहती है कि उसे अपनी पहचान सबके सामने बतानी चाहिए, लेकिन बाइली मना कर देती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं लियू युए को अपनी काबिलियत से हराऊंगी। मैनेजर स्टाफ को बताती है कि बाइली अब उनकी टीम लीडर है। लियू युए नाराज होकर कहती है, मुझे क्यों नहीं बनाया? मैनेजर जवाब देती है, क्योंकि तुमने काफी वक्त से कोई अच्छा डिजाइन नहीं बनाया। फिर मैनेजर बाइली को उसकी सीट पर बैठने को कहती है। वही एक एम्प्लॉय फैंग बाइली पर ड्रिंक गिराने वाली होती है, लेकिन बाइली तुरंत उसका पैर दबा देती है और कहती है, अगर किसी ने ठीक से काम नहीं किया तो मुझे उसे निकालने का पूरा हक है। लियू युए कहती है, हिम्मत है तो करके दिखाओ। तभी बाइली को अस्पताल से फ्रेंड का फोन आता है। वो कहता है कि जल्दी आओ। जब बाइली वहां पहुंचती है तो पता चलता है कि लेले ने ही उसके फ्रेंड को रास्ते में रोका था, क्योंकि शाओजिन के सिर पर चोट लगी थी। बाइली लेले से सच्चाई जानने को कहती है। तभी केन दौड़ते हुए वहां आती है और शाओजिन को देखकर रोने का नाटक करने लगती है। जब बाइली पूछती है क्या हुआ, तो केन उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है, तुम्हारी बेटी ने शाओजिन को सीढ़ियों से धक्का दिया है। बाइली कहती है, लेले ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेले भी कहती है, नहीं, इस बुरी औरत ने ही शाओजिन को धक्का दिया है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब शाओजिन ने बच्चों को फोन किया था तो लेले और उसका भाई घर में घुसते हैं, जहां केन उन्हें देख लेती है और फिर शाओजिन को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे देती है। वर्तमान में बाइली को शक होता है। वो केन से पूछती है, कहीं शाओजिन वही बच्चा तो नहीं जिसे तुमने मुझसे छीन लिया था? केन इनकार करती है और कहती है, वो तो मर चुका है। इतने में हांटिंग वहां आता है। केन हांटिंग को बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन हांटिंग अपनी पॉकेट से वही ब्रेसलेट निकालकर पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारा है? केन हाँ में सिर हिलाती है, लेकिन तभी बाइली पहचान जाती है, ये मेरा ब्रेसलेट है। ये सुनकर हांटिंग भी हैरान रह जाता है। अब बाइली समझ जाती है कि 7 साल पहले उसने हांटिंग के साथ ही वो रात बिताई थी। इसका मतलब शाओजिन उसका बेटा है और इसलिए लेले उसे डैड कह रही थी। केन अब भी झूठा साबित करने में लगी रहती है, लेकिन बाइली पितृत्व टेस्ट करवाने का फैसला करती है। लैब में जब डॉक्टर सैंपल रखवाने को देती है तो नर्स उसे बदल देती है। थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आती है, रिजल्ट निगेटिव होता है। हांटिंग मन में सोचता है, शाओजिन केन का बच्चा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे कभी छुआ तक नहीं। केन मौका देखकर कहती है, बाइली झूठ बोल रही है, लेकिन हांटिंग अब भी उलझा रहता है। तभी बाइली के बच्चे सच्चाई उजागर कर देते हैं। हॉस्पिटल का डीन असली रिपोर्ट लाता है और सबके सामने साबित हो जाता है कि शाओजिन बाइली और हांटिंग का बेटा है। सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। केन अब भी झूठ बोलती है, लेकिन इस बार हांटिंग उस पर यकीन नहीं करता और कहता है, असल में मेरे 3 बच्चे हैं। बाइली भी शाओजिन को भावुक होकर गले लगा लेती है और कियान से कहती है कि अब वो उस पर केस करने वाली है। अगले सीन में दोनों अपने बच्चों के साथ कार में बैठे जा रहे होते हैं, जहां हांटिंग बाइली को एक कार देकर कहता है, इसमें 300 मिलियन है, हर बच्चे के लिए 1 मिलियन का मुआवजा। तो बाइली कहती है, वो उसे पैसे क्यों दे रहा है? क्या वो बच्चों को उससे दूर ले जाना चाहता है? कार से उतरने के बाद बाइली कहती है, भले ही मैंने हांटिंग के बच्चों को जन्म दिया है, पर शाओजिन इतने सालों से खुश नहीं रह पाया, इसलिए मैं अब उसे खुशियां देना चाहती हूँ। वो आगे कहती है, मैं उसे भी अपने साथ ले जा रही हूँ, लेकिन हांटिंग कहता है, हमारे बच्चे एक ही घर में रहेंगे क्योंकि दादाजी उन्हें बहुत प्यार करते हैं और अपने सामने देखना चाहते हैं। तो बाइली कहती है, मैं भी बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उन्हें नहीं जाने दूंगी। तभी जियांग बीच में बोलता है, क्यों ना शाओजिन को ही फैसला करने दिया जाए कि वो किसके साथ रहना चाहता है। और फिर जियांग हांटिंग के कान में धीरे से कहता है, शाओजिन तो बचपन से तुम्हारे पास रहा है, देखना वो तुम्हें ही चुनेगा। लेकिन जैसे ही हांटिंग पूछता है, शाओजिन अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहता है कि वो उसी के साथ रहना चाहता है और उसका हाथ थाम कर वहां से भाग जाता है। घर पहुंचकर बाइली दरवाजे से झांक झांक कर देख रही होती है कि कहीं हांटिंग उनके पीछे तो नहीं आया। तो शाओजिन कहता है, मॉम, आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आप और डैड दोनों जरूरी है। फिर अंदर जाकर शाओजिन अपने 2 भाइयों से मिलता है और माँ से पूछता है, हम कुल कितने भाई बहन हैं? माँ मुस्कुराकर बताती है, हम 5 बच्चे हैं। इस पर शाओजिन कहता है, आपको हमें जन्म देने में कितना दर्द हुआ होगा? तो बाइली उसे गले लगाकर कहती है, हाँ दर्द तो हुआ, लेकिन अब तुम्हें सबको खुश देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसके बाद शाओजिन के भाई बहन एक एक करके उसे गिफ्ट देते हैं और क्योंकि बाइली बाकी 2 बच्चों को हांटिंग के पास नहीं भेजना चाहती, वो उन्हें सामने न लाने का फैसला करती है। उधर घर पर ग्रैंडपा शाओजिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी हांटिंग आता है और बताता है कि
वो शाओजिन को अपने साथ नहीं लाया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। जियांग बताता है कि शाओजिन को उसकी असली माँ मिल गई है और अच्छी बात यह है कि अब उनके 2 और पोते भी हैं। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत खुश होते हैं। हांटिंग कहता है सब ठीक है, लेकिन अब बच्चे अपनी माँ के साथ ही रहेंगे और वो उन्हें घर भेजना नहीं चाहती। तो ग्रैंडपा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी माँ भी तुम्हें अकेले नहीं संभाल पाई थी, इसलिए बच्चों को वापस लाना ही होगा। वो हांटिंग से कहते हैं जाओ उनकी माँ को पैसे दो और बच्चों को ले आओ। हांटिंग कहता है मैं ऐसा कर चुका हूँ, पर वो माँ नहीं रही। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं तो अब मैं खुद जाऊंगा, लेकिन हांटिंग रोकते हुए कहता है आप बस घर पर शांति से बैठिए, मैं सब संभालूंगा। इतना कहकर हांटिंग वहां से चला जाता है। अब ग्रैंडपा से रहा नहीं जाता और वो जियांग को सैलरी बढ़ाने का लालच देकर सारी सच्चाई पूछते हैं। तो जियांग कहता है बात पैसे की नहीं है और फिर वो पूरी कहानी बता देता है। इससे ग्रैंडपा को पता चलता है कि बच्चों की माँ उसी फू ग्रुप में काम करती है। वो उसका नाम पूछने ही वाले होते हैं कि तभी हांटिंग का फोन आता है। वो गुस्से में कहता है तुमने दादाजी को क्यों बताया, अब मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। डर के मारे जियांग बिना नाम बताए वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद हांटिंग को पता चलता है कि बाइली ने शाओजिन का एडमिशन दूसरे स्कूल में करा दिया है। वो गुस्से में कहता है वो मुझसे पूछे बिना ऐसा नहीं कर सकती और बच्चों को मुझसे दूर भी नहीं रख सकती। इधर ग्रैंडपा क्लीनर बनकर कंपनी पहुंच जाते हैं ताकि बच्चों की माँ को ढूंढ सके। वो सफाई कर रहे होते हैं कि तभी उनके हाथ से पानी की बोतल गिर जाती है और पानी सामने खड़ी लियुए पर गिर जाता है। लियुए गुस्से में चिल्लाने लगती है तुम्हें पता भी है ये ड्रेस मास्टर क्यू ने डिजाइन की है, अब तुम्हें इसकी असली कीमत देनी पड़ेगी। ग्रैंडपा शांति से कहते हैं पानी से तो इस पर कोई दाग भी नहीं लगा। तभी वो उन्हें थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि बाइली वहां आकर उसे रोक लेती है। लियुए अब भी अपनी गलती नहीं मानती और कहती है कि इस बूढ़े आदमी ने उसकी ड्रेस खराब की है, इसलिए उसे मुआवजा देना पड़ेगा। बाइली ड्रेस को ध्यान से देखकर समझ जाती है कि वो नकली है। वो कहती है ये मास्टर क्यू की डिजाइन नहीं, डुप्लीकेट कॉपी है। लियुए सोचती रह जाती है कि बाइली ने ये कैसे पहचान लिया। फिर वो गुस्से में उसे भी बुरा भला कहती है। ग्रैंडपा कहते हैं इससे अच्छा तो मैं इसे पैसे दे देता हूँ, लेकिन बाइली रोकर कहती है नहीं, ये झूठ बोल रही है, आपको इसे 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। ग्रैंडपा मन ही मन सोचते हैं क्या साफ दिल लड़की है, काश यही हांटिंग की पत्नी होती। फिर बाइली चालाकी से ड्रेस का लोगो खींच लेती है और सबके सामने साबित हो जाता है कि वो सस्ती ड्रेस है। बाइली उसे उतने ही पैसे देती है जितनी उसकी असली कीमत होती है, जिसके बाद लियुए गुस्से में वहां से चली जाती है। ग्रैंडपा मुस्कुराते हुए बाइली को धन्यवाद कहते हैं। बाइली पूछती है आपके पोते की माँ उनसे क्यों नहीं मिलती। ग्रैंडपा बताते हैं दरअसल कुछ साल पहले मेरे 3 पोते हुए थे, लेकिन उनकी माँ अब तक उन्हें मुझसे नहीं मिलने देती। वो समझती है कि मेरा पोता बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रखता। बाइली कहती है तो फिर आपको उसे ढूंढ कर समझाना होगा। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले सीन में जब बाइली ऑफिस पहुंचती है तो लियुए और फांग सबके सामने फिर से उसकी बुराई करने लगती है। एक और कर्मचारी भी बाइली को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाइली उसे जवाब देकर चुप करा देती है। फिर वो लियुए को उसके सस्ते कपड़ों पर ताना देती है, जिस पर लियुए चुप होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद बाइली के पेरेंट्स और भाई वहां आ जाते हैं, जहां उसकी सौतेली माँ उसे थप्पड़ मार देती है, तो बाइली भी बदले में उसे थप्पड़ मार देती है। उसकी माँ गुस्से में डांटती है तो बाइली कहती है आपको कंपनी आकर मुझे परेशान नहीं करना चाहिए था। वो लोग कहते हैं तुम्हें कियान पर केस नहीं करना चाहिए था। इतने में लियुए आती है और कहती है हमारी कंपनी तो अब सब्जी मंडी बन गई है, जहाँ कोई भी आकर झगड़ा कर सकता है। उसकी माँ रोने का नाटक करते हुए कहती है तुम्हें कियान पर केस नहीं करना चाहिए था। तो बाइली गुस्से में उंगली दिखाते हुए कहती है अगर अब तुमने कुछ और कहा तो मैं आज ही कियान को जेल भिजवा दूंगी। इतना कहकर बाइली वहां से चली जाती है। उधर हांटिंग कियान के परिवार को कंपनी से बाहर निकलते हुए देखता है और जियांग को कहता है कि उनका पूरा पता लगाओ। अगले सीन में बाइली अपने घर पहुंचती है, जहां कियान गुस्से में आती है और कहती है तुम केस वापस लो। बाइली कहती है मैं केस वापस ले सकती हूँ, पर तुम्हें भी पता है कि मेरी माँ की कंपनी कितने समय से तुम्हारे कब्जे में है। अब वक्त आ गया है कि वो कंपनी मुझे वापस दो। तभी उसके पिता उठकर कहते हैं हम तुम्हें कंपनी नहीं देंगे। तो बाइली जवाब देती है अगर आप नहीं मानते तो मैं भी केस वापस नहीं लेने वाली। तभी माँ उठकर कहती है हम कंपनी दे देंगे, पर पहले तुम्हें हांटिंग को कहना होगा कि अस्पताल में नकली पितृत्व परीक्षण तुमने ही करवाया था और कियान ही शाओजिन की असली माँ है। बाइली मन में सोचती है वैसे भी मैं बच्चों को हांटिंग से दूर रखना चाहती हूँ और यही एक रास्ता है जिससे मैं सारे बच्चों को अपने पास रख सकती हूँ। फिर बाइली सोचकर उन लोगों से कहती है जब से तुम लोग ये कंपनी चला रहे हो तब से सिर्फ लॉस ही हो रहा है, इसलिए हांटिंग की कंपनी से कंपेयर किया जाए तो इस कंपनी की जरूरत ही नहीं है।
इतना कहकर बाइली वहां से जाने लगती है तो कियान उसे रोक कर कहती है, ठीक है, हम ये कंपनी तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें हांटिंग से दूर जाना होगा। जिस पर बाइली पीछे पलटकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे दिवालिया कंपनी नहीं चाहिए। वही बाइली का पीछा करते हुए हांटिंग और जियांग घर आ जाते हैं। छिपकर उसकी बातें सुनकर जियांग हांटिंग से कहता है, बाइली सच में तुम्हें पसंद करती है। अंदर बाइली कहती है, मैं अब जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे 20 मिलियन दोगे? इस पर दादाजी मना कर देते हैं। तभी कियान कंपनी के पेपर्स पर साइन करके उन्हें बाइली को दे देती है, जहाँ बाइली कहती है, अब मैं केस भी ले लूंगी और हांटिंग को छोड़कर चली जाऊंगी। इतना कहकर वो बाहर जाने लगती है तो रास्ते में हांटिंग उसे रोक लेता है, पेपर छीन कर देखता है और कहता है, क्या मेरी कीमत सिर्फ 20 मिलियन है? बाइली उसे मुक्का मारकर पेपर्स वापस लेती है और कहती है, बाय। वो जाने लगती है पर हांटिंग उसे पकड़कर अपनी गोद में उठा लेता है, कार में बैठाने की कोशिश करता है। वो मना करती है तो हांटिंग कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे रूड बनने का इल्जाम नहीं दे पाओगी। इतना कहकर हांटिंग उसे किस कर लेता है, जिस पर बाइली उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है, पर हांटिंग पर कोई असर नहीं होता। वो जबरदस्ती उसे कार में बैठाकर घर ले जाता है और सोफे पर गिरा देता है। तभी बॉडीगार्ड्स ग्रैंडपा के भेजे हुए गिफ्ट लेकर आते हैं। उन्हें देखकर बाइली हैरान रह जाती है। हांटिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम बच्चों को लेकर ग्रैंडपा से मिलवाने आओ। मुझे बचपन में अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, लेकिन मैं अपने बच्चों को पूरी फैमिली देना चाहता हूँ। रात के खाने पर बैठी बाइली हांटिंग की बातें याद कर रही होती है। बच्चों के पूछने पर बताती है, मैंने सिर्फ 3 बच्चों को ही रिवील किया है। अब उनके डैड और ग्रैंडपा उन्हें वापस अपने पास रखना चाहते हैं। इस पर एक बेटा कहता है, वैसे भी हमें डैड का प्यार कभी नहीं मिला, तो आप हमें डैड के पास भेज सकती है। थोड़ा सोचकर बाइली हांटिंग को फोन करती है और कहती है, मैं बच्चों को 3 दिनों के लिए तुम्हारे पास भेजने को तैयार हूँ। हांटिंग मान जाता है। वो बात ग्रैंडपा को भी बताता है। अगले सीन में बाइली शाओजन, लेले और सानबाओ को लेकर हांटिंग के घर आती है। वो बच्चों से कहती है, अगर डैड तुम्हें डांटे या बुली करे तो मुझे तुरंत बताना। शाओजन मुस्कुराकर कहता है, डैड बुरे नहीं हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। इतने में हांटिंग वहां आ जाता है। बच्चे खुशी से उसे गले लगा लेते हैं। हांटिंग बाइली से कहता है, तुम भी घर के अंदर आ जाओ, लेकिन वो मना कर देती है और बच्चों का ख्याल रखने को कहकर जाने लगती है। वो सोचती है, बच्चे मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, पीछे से जरूर आवाज देंगे, लेकिन जब वो पलट कर देखती है, बच्चे हांटिंग के साथ अंदर जा चुके होते हैं। अंदर ग्रैंडपा बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे लिए अलग कमरा होगा, जो चाहो खाओ, जो चाहो खेलो। फिर उन्हें पैसे का एनवेलप देकर खेलने भेज देते हैं और हांटिंग से कहते हैं, चाहे मुझे पैसे देने पड़े या खुद को बेचना पड़े, लेकिन अपनी वाइफ को घर ले आओ। हांटिंग मुस्कुराकर कहता है, वो औरत को घर लाना इतना आसान नहीं है। ग्रैंडपा भी हंसकर कहते हैं, 3 बच्चों को जन्म देने वाली औरत सिंपल कैसे हो सकती है, कुछ तो प्लान करना होगा। वही दूसरी तरफ घर पर बाइली बच्चों को याद कर रही होती है। वो कहती है, सॉरी, मैं तुम दोनों को रिवील नहीं कर पाई। उसका बेटा कहता है, कोई बात नहीं माँ, आपको हमारी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाइली सोचती है, हांटिंग बहुत अमीर परिवार से है, वहाँ के नियम सख्त होंगे। वो बच्चों की पसंद का खाना नहीं बल्कि अपनी पसंद से ऑर्डर करेगा। लेकिन वहीं हांटिंग बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक डिश बनवाता है और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। बाइली सोचती है, बच्चे बिना एंटरटेनमेंट के बोर हो रहे होंगे, पर हांटिंग उनके लिए गिफ्ट्स मंगवा कर देता है। बच्चे गेम्स खेलते हैं और हांटिंग उनकी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है। वो वीडियो देखकर बाइली और बाकी बच्चे हैरान रह जाते हैं। अगली सुबह हांटिंग बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है। वही बाइली भी बाकी 2 बच्चों को ड्रॉप करने आती है। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। बाइली उसे देखकर जाने लगती है तो हांटिंग कहता है, क्यों भाग रही हो? वो जवाब देती है, ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हांटिंग पूछता है, यहाँ क्या करने आई थी? बाइली कहती है, बस ये देखने आई थी कि तुम बच्चों का ख्याल रख रहे हो या नहीं। हांटिंग कहता है, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने तुम्हें 2 बच्चों के साथ देखा था। बाइली कहती है, वो तो बाओमिन के बच्चे थे, आज वो बिजी थी इसलिए मैं उन्हें छोड़ने आई थी। उसकी बात पर हांटिंग को मानना पड़ता है। फिर बाइली कहती है, अब तो मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ, तो आज तुम्हारी कार से लिफ्ट ले लूंगी। वो उसकी कार में बैठ जाती है। हांटिंग जब दरवाजा बंद करने आता है तो वो सोचती है कि शायद वो उसे किस करने वाला है, लेकिन हांटिंग उसके सिर पर हल्की सी टपली मारकर कहता है, क्या सोच रही हो तुम? फिर हांटिंग उसका सीट बेल्ट लगाता है। दोनों कार में बैठ जाते हैं। बाइली उसे चुपचाप देखती रहती है। फिर मन में सोचती है, नहीं, मुझे हांटिंग के प्यार में नहीं पड़ना चाहिए। दोनों कंपनी पहुंचते हैं। बाइली उतरती है तो लियू उसकी फोटो खींच लेती है। बाइली कहती है, यहाँ इतनी भीड़ है, कोई हमें साथ देखकर गलत न समझ ले, तुम मत उतरना। लियू को लगता है कि बाइली किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो ऑफिस में सबको ये बात बता देती है ताकि उसकी इंसल्ट हो जाए। बाइली ऑफिस आती है
सब उसे देखकर गॉसिप करते हैं। लियू यू कुछ कहती है, लेकिन बाइली उसे इग्नोर करके अपना काम करती रहती है। थोड़ी देर बाद वो थककर वॉशरूम जाती है। लियू यू फांग को इशारा करती है और उसे पीछे भेज देती है। फांग बाइली को अंदर से लॉक कर देती है और खुद उसकी डिजाइन की तस्वीर खींच लेती है। वॉशरूम में बाइली दरवाजा खोलने को कहती है तो फांग उल्टा उसे बुली करने लगती है। इतने में लियू यू भी वहां आ जाती है। जब फांग दरवाजा खोलती है तो बाइली जाने लगती है, लेकिन वो दोनों उसका रास्ता रोक लेती है। फांग बाइली के बाल पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। लियू यू कहती है, अगर तूने हमें डराया न होता तो आज हम तुझे परेशान नहीं कर रहे होते। तभी बाइली खुद को छुड़ाकर दोनों को सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद लियू यू गुस्से में बैली की कॉपी की हुई डिजाइन मैनेजर को भेज देती है और कहती है कि वो इसे जरूर देखें। अब जब बैली बाहर जा रही होती है तो ग्रैंडपा उसे मिल जाते हैं। वो देखकर पूछते हैं, क्या हुआ? तो बैली बताती है कि लियू यू उसे बुली कर रही थी, लेकिन उसने उसे सबक सिखा दिया। ये सुनकर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, पर बैली उन्हें चुप करवाते हुए कहती है, किसी से कुछ मत कहिए, नहीं तो आपको भी बुली होना पड़ेगा। बैली आगे कहती है कि अब उसे भी कंपनी में काम करना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो बच्चों को लेकर नौकरी छोड़ने वाली है। ग्रैंडपा कहते हैं, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, क्यों ना हम बाहर खाना खाने चले? तो बैली कहती है, अभी मेरे वर्किंग आवर्स है, मैं नहीं जा सकती। ग्रैंडपा उसी वक्त हांटिंग को फोन लगाकर कहते हैं कि वो उसकी कर्मचारी को बाहर ले जा रहे हैं। हांटिंग तुरंत हाँ कह देता है। जाने से पहले बैली मैनेजर को अपना डिजाइन ड्राफ्ट भेज देती है और फिर निकल जाती है। उधर ऑफिस में हांटिंग जियांग से कहता है कि वो ग्रैंडपा का पता लगाए कि आखिर वो किसके साथ बाहर गए हैं। इधर बैली ग्रैंडपा को एक जगह कॉफी पिलाने ले जाती है, पर ग्रैंडपा को उसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं, मुझे तो चाय पसंद है। तो बैली उन्हें एक स्टॉल पर चाय और टोस्ट खिलाने ले जाती है। बातों बातों में ग्रैंडपा बताते हैं कि उन्होंने बैली का बताया हुआ तरीका अपनाया। उन्होंने अपनी बहू के लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजे, जिसके बाद उनकी बहू ने अपने तीनों बच्चों को उनके पास भेज दिया। लेकिन उन्हें बच्चों को कुछ ही दिनों तक अपने पास रखने की अनुमति मिली, इसलिए वो बैली से दूसरा आइडिया मांगते हैं। बैली कहती है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी बहू को उसकी पसंद का गिफ्ट दें तो शायद बात बन जाए। ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर मैं उसे 10 पाउंड सोना दूंगा। ये सुनकर बैली हैरान होकर कहती है, क्या आप इतने अमीर हैं? तो ग्रैंडपा बताते हैं कि असल में उनके ग्रैंडसन के पास पैसे हैं, इसलिए वो ये बात कह रहे हैं। बैली कहती है, तो फिर आपको सच में सोना ही देना चाहिए। तभी वहां हांटिंग आ जाता है और उन्हें बैली के साथ देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। उधर बैली को मैनेजर का फोन आता है तो वो वहां से चली जाती है। हांटिंग कार से उतरकर ग्रैंडपा के पास आता है और उन्हें अनहेल्दी खाना खाने से रोकता है। ग्रैंडपा कहते हैं, अब जब तुम यहाँ आ ही गए हो तो अपनी बहू के लिए 10 पाउंड सोना तुम्हें ही खरीदना होगा। हांटिंग हैरान होकर कहता है, इतना सोना? ग्रैंडपा हंसकर कहते हैं, मैं अपनी वाइफ को नहीं मना पाया, अब अपनी बहू को बुलाने में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। इतना कहकर ग्रैंडपा चले जाते हैं। उधर मैनेजर बैली से कहती है कि उसका डिजाइन ड्राफ्ट लीक हो गया है। बैली को यकीन नहीं होता तो मैनेजर उसे लियू यू का ड्राफ्ट दिखाती है, जो बिल्कुल वैसा ही होता है। ये देखकर बैली समझ जाती है कि लियू यू ने ही उसका डिजाइन चुराया है। बैली कहती है, ये चोरी कंपनी के अंदर से हुई है, इसलिए हमें सर्विलेंस चेक कराना चाहिए। लेकिन लियू यू मौका नहीं छोड़ती और कहती है कि बैली ने ही उसका डिजाइन चुराया है, इसलिए वो अपनी गलती माने। मैनेजर कहती है कि बिना सबूत किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। फिर लियू यू एक वीडियो दिखाती है जिसमें बैली किसी आदमी की कार से उतरती दिख रही होती है। वो कहती है कि बैली ने नौकरी के लिए किसी मर्द का सहारा लिया है, इसलिए उसे तुरंत निकाल देना चाहिए। मैनेजर को यकीन नहीं होता कि बैली ऐसा कर सकती है। बैली कहती है कि वो एक रिच पर्सन की कार से उतरी थी। फैंग मजाक में कहती है, क्या वो प्रेसिडेंट की कार थी? लियू यू हंसते हुए कहती है, प्रेसिडेंट भला बैली जैसी लड़की को क्यों पसंद करेंगे? मैनेजर बताती है कि कंपनी के कैमरे टूटे हुए हैं, इसलिए कुछ साबित नहीं किया जा सकता। तभी बैली कहती है, अगर सबको ऐसा लगता है तो लियू यू से अभी यही डिजाइन बनवाइए, अगर वो वैसा ही बना ले तो मैं अपनी गलती मान लूंगी। लियू यू गुस्से में कागज छीनकर डिजाइन बनाना शुरू कर देती है, लेकिन उसे वो डिजाइन याद नहीं आता। काफी देर बाद वो किसी तरह बना लेती है और मैनेजर को दे देती है। मैनेजर कहती है, डिजाइन तो बिल्कुल वही है। वो बैली को दिखाती है तो बैली कहती है, हाँ दिखने में तो वही है। अब लियू यू उसे सॉरी बोलकर कहती है कि वो खुद नौकरी छोड़ दे, लेकिन बैली कहती है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। वो मैनेजर से कहती है कि लियू यू को कंपनी से निकाल दिया जाए। मैनेजर कहती है कि बिना पक्के सबूत के ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उन्हें इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच करानी पड़ेगी। सब लोग बैली को दोषी ठहराने लगते हैं कि उसे ही निकाल दिया जाए। तभी वहां हांटिंग आकर ऐलान करता है कि नौकरी से तो लियू यू को निकाला जाएगा। लियू यू कहती है कि बैली ने उसका डिजाइन चुराया और उसका एक वीडियो दिखाती है।
जिसमें वो किसी वाइल्ड मैन के साथ दिखती है। हांटिंग कहता है, जिस वाइल्ड मैन की तुम बात कर रही हो वो मैं खुद हूँ। सब लोग हैरान रह जाते हैं। फिर बैली हांटिंग को अपना ड्राफ्ट दिखाती है। हांटिंग कहता है, लियू यू ने बैली का डिजाइन कॉपी किया है। लोगों को यकीन नहीं होता। तब हांटिंग बताता है कि बैली हमेशा अपनी डिजाइन में एक सीक्रेट लोगो बनाती है जो मास्टर क्यू की पहचान है, लेकिन लियू यू कॉपी करते वक्त वो भूल गई। इससे साबित हो जाता है कि लियू यू ही गलत थी। हांटिंग सबको बताता है, जिसे लगता है कि बैली किसी के सहारे नौकरी कर रही है वो गलत है। जिसकी डिजाइन्स मिलियंस में बिकती है वही मास्टर क्यू असल में बैली है, और यही वो लेडी है जिसे मैं पाना चाहता हूँ। सब हैरान रह जाते हैं। फिर हांटिंग सबके सामने बैली को किस कर लेता है। बैली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। हांटिंग लियू यू को नौकरी से निकाल देता है और फैंग को डिपार्टमेंट से हटाकर उसकी 3 महीने की सैलरी काट देता है। दोनों बैली से माफी मांगते हैं, पर बैली मना कर देती है। सिक्योरिटी लियू यू को कंपनी से बाहर निकाल देती है, लेकिन लियू यू अब भी बैली से बदला लेने की सोचती है। तभी उसे कियान का फोन आता है और सीन यही कट हो जाता है। घर पर बैली उस किस वाली बात को याद करके हांटिंग पर गुस्सा होती है। बच्चे पूछते हैं, क्या हुआ मम्मी? तो बैली उन्हें सारी बात बता देती है। बच्चे कहते हैं, हमें भी अपने डैड से मिलना है। बैली कहती है, दुनिया में हांटिंग के अलावा भी बहुत लोग हैं, उसे लेकर परेशान मत हो। तभी बेटा बोलता है, तो फिर आपको बाओमिन के भाई को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, हमारे लिए वो भी चलेगा। लेकिन बैली को उसका ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। तभी डोरबेल बजती है। हांटिंग आवाज लगाकर कहता है, डोर खोलो। दोनों बच्चे दौड़कर दरवाजा खोलने ही वाले होते हैं, लेकिन बैली उन्हें रोक लेती है और खुद दरवाजा खोलने चली जाती है। वो हांटिंग को अंदर नहीं आने देती और कहती है, मुझे थोड़ी सफाई करनी है, बाद में अंदर आना। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। बच्चों को बेडरूम में छिपने के लिए भेजती है और फिर दोबारा दरवाजा खोल देती है। उसे इतना नर्वस देखकर हांटिंग को शक होने लगता है। वो कहता है, कहीं तुमने किसी आदमी को घर में तो नहीं छिपाया? और फिर जबरदस्ती अंदर जाकर हर जगह चेक करने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वो सोफे पर बैली के पास जाकर बैठता है, उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, ग्रैंडपा ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। और फिर पता चलता है कि हांटिंग उसके लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन बॉल लेकर आया है। उसे देखकर बैली शॉक हो जाती है। हांटिंग पूछता है, कैसी लगी? बैली मन ही मन सोचती है, इतना सारा सोना किसे पसंद नहीं आएगा। फिर वो बच्चों को कुछ दिन और उसके पास रहने के लिए मान जाती है और कहती है, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए ग्रैंडपा से कह देना कि अगली बार ऐसा कुछ मत भेजे। हांटिंग पास आकर कहता है, ग्रैंडपा चाहते हैं कि हम दोनों शादी कर लें। ये सुनकर बैली जोर से हंस पड़ती है और साफ मना करते हुए हांटिंग और उसके बॉडीगार्ड्स को वहां से भगा देती है। बाहर आकर हांटिंग चिल्लाता है, मैं तुम्हें और भी गोल्ड दे सकता हूँ, लेकिन बैली नहीं मानती। तभी जियांग उसे आइडिया देता है, अब तुम्हें बच्चों के सामने अपना डैड लव दिखाना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। हांटिंग को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। उधर बैली उस गोल्डन फुटबॉल से बहुत खुश होती है। उसकी खुशी देखकर बाओमिन उससे पूछती है, इतनी खुश क्यों हो? तो बच्चे बता देते हैं कि उन्हें गिफ्ट में गोल्डन बॉल मिली है। बैली कहती है, हांटिंग ये सब बच्चों की कस्टडी पाने के लिए कर रहा है। बाओमिन हंसकर कहती है, तो इसका मतलब मेरे भाई का अब कोई चांस नहीं रहा। बैली तुरंत कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, और कार से उतरकर बच्चों को स्कूल छोड़ने चली जाती है। स्कूल में 2 बच्चे शाओजिन को बुली कर रहे होते हैं। जब लेले उन्हें सॉरी बोलने के लिए कहती है तो वो लोग लेले को भी बुली करने लगते हैं। इसके जवाब में लेले और उसका भाई दोनों उन्हें सबक सिखा देते हैं। तभी उनकी टीचर वहां आकर उन्हें लड़ते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ हांटिंग बैली को पाने के लिए कुछ आइडियाज ढूंढ रहा होता है। वो जियांग से कहता है कि कंपनी के सारे एम्प्लॉयज को इकट्ठा करो। फिर वो एक एक करके सबसे आइडिया मांगता है और जो उसे पसंद आते हैं उनके बदले पैसे भी देता है। उधर ग्रैंडपा बैली को कॉफी देते हुए कहते हैं, थैंक्स, तुम्हारा दिया हुआ आइडिया बहुत काम आया। मैंने अपनी बहू को गोल्डन बॉल भेजी थी और अब वो बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो गई है। ये सुनकर बैली चौंक जाती है और पूछती है, कहीं आप हांटिंग के ग्रैंडपा तो नहीं? ग्रैंडपा मुस्कुराकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? बैली बताती है, हांटिंग कल ही मुझे वही गोल्डन बॉल दे गया है। ग्रैंडपा हैरान होकर पूछते हैं, तो क्या तुम ही उन 3 बच्चों की माँ हो? बैली हाँ में जवाब देती है और मन ही मन सोचती है, मैंने तो गलती से ग्रैंडपा को सारे आइडियाज खुद पर ही ट्राई करने के लिए दे दिए। वो उनसे न पहचानने के लिए माफी मांगती है। इतने में हांटिंग फूल लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन बैली उसे देखते ही वहां से भाग जाती है। ग्रैंडपा हांटिंग से कहते हैं, अगर तुमने पहले ही बैली का नाम बता दिया होता तो इतना कंफ्यूजन नहीं होता। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद बाओमिन बैली को उदास देखती है और पूछती है, क्या हुआ? बैली उसे सारी बात बता देती है और कहती है, अब ग्रैंडपा क्या सोच रहे होंगे कि मैं पैसों की इतनी लालची हूँ। बाओमिन हंसते हुए कहती है, अरे ये सब तो बस एक कोइंसिडेंस था, इतना परेशान मत हो। अगले सीन में बच्चे स्कूल में अपनी माँ को बुला लेते हैं। वहाँ एक औरत लेले को थप्पड़ मार देती है।
शाओजन को गुस्सा आता है और वो उस औरत को मारने से रोकता है, लेकिन वो औरत उसका कान पकड़कर खींचने लगती है तो शाओजन उसके हाथ पर काट लेता है। इतने में बैली वहां पहुंच जाती है। वो औरत मजाक उड़ाते हुए कहती है, कहीं तुम्हारे पांचों बच्चे अलग अलग मर्दों के तो नहीं? ये सुनकर बैली उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। ये देखकर टीचर उल्टा बैली को डांटने लगती है और वो औरत भी उसे बुरा-भला कहती है। बैली गुस्से में कहती है, अगर तुमने अब जुबान खोली तो तुम्हारे दांत हथौड़े से तोड़ दूंगी। वो लेले से कहती है, सारी बात बताओ। लेले सब कुछ बता देती है, लेकिन फिर भी टीचर और वो औरत मानने से इनकार कर देते हैं और बैली को सॉरी बोलने को कहते हैं। बैली कहती है, मैं अपने बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इतना कहकर बैली उस औरत के बेटे को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। वो औरत फिर से बैली पर हमला करने दौड़ती है, लेकिन बैली उसे एक और थप्पड़ जड़ देती है। तभी वो औरत कहती है, तुम्हें पता भी है मैं स्कूल की शेयर होल्डर हूँ। और फिर दोनों की जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। बाओमिन भी बैली का साथ देती है। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि टीचर उस औरत के हस्बैंड को फोन करके बुला लेती है। इधर लेले भी हांटिंग को फोन लगाकर कहती है, पापा जल्दी आइए। अब हांटिंग वहां पहुंचकर झगड़ा बंद करवाता है। वो बाओमिन से पूछता है, तुम्हारे बच्चे इन्हें क्यों मार रहे हैं? बाओमिन कहती है, ये मेरे बच्चे नहीं है। तभी बाइली का बेटा हांटिंग को सारी बात बताता है और उसे डैड कहकर बुलाता है। हांटिंग हैरान होकर पूछता है, तुम मुझे डैड क्यों कह रहे हो? तो वो बच्चा कहता है, क्योंकि आप ही हमारे जैसे दिखते हो और आप ही हमारे पापा हो। अब बाइली का झूठ पकड़ा जाता है। वो वहां से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन हांटिंग उसे रोक लेता है। जहां बाइली को बताना पड़ता है कि उसके 5 बच्चे हैं। वो औरत फिर से उठकर बाइली से कहती है, तुमने इस आदमी को बच्चों का पिता बनाने के लिए कितने पैसे दिए? ये सुनकर हांटिंग को गुस्सा आ जाता है। वो औरत कहती है, थोड़ी देर में मेरा पति आएगा, अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी पता चलता है कि हांटिंग उस औरत के पति को जानता है। वो जियांग से कहकर तुरंत उसे वहां बुलाने के लिए फोन लगवाता है। वो औरत हंसते हुए कहती है, तुम्हें मेरे पति का क्लोन कहाँ से मिल जाएगा? फिर वो सिक्योरिटी को बुलाकर हांटिंग को निकलवाने का हुक्म देती है, लेकिन हांटिंग उन्हें सबक सिखा देता है। अब बाओमिन उस औरत को मारने ही वाली होती है कि तभी उसका पति वहां पहुंच जाता है। बच्चे रोने का नाटक करने लगते हैं। वो आदमी गुस्से में पलटकर पूछता है, किसने इन्हें मारा? लेकिन सामने हांटिंग को देखकर डर से चुप हो जाता है। उसकी पत्नी चिल्लाती है, इनसे माफी मंगवाओ, पर वो आदमी उल्टा उसे ही थप्पड़ मार देता है और हांटिंग के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगता है। अब टीचर और वो औरत दोनों को पता चलता है कि ये वही फू हांटिंग है। फिर वो औरत भी अपने पति के कहने पर हांटिंग और बाइली दोनों से माफी मांगती है। इसके बाद हांटिंग, बाइली और बच्चे वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बाइली हांटिंग से बचकर चल रही होती है। तभी हांटिंग उसे गोद में उठा लेता है, किस करता है और घर ले आता है। घर पहुंचकर दादाजी उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। वो बच्चों के बारे में पूछते हैं। इतने में जियांग सबको लेकर वहां आता है। दादाजी सोचते हैं, क्या मेरी नजर कमजोर हो गई है? तो जियांग कहता है, नहीं सर, आपकी नजर बिल्कुल ठीक है। आपके पोते ने एक ही रन में 5 बच्चों को जन्म दिया है। दादाजी बहुत खुश होते हैं और सबको क्रेडिट कार्ड देकर मस्ती करने भेज देते हैं। वही बेडरूम में हांटिंग बाइली के पास आता है। बाइली उसे शांत रहने को कहती है और पूछती है, हमारे बीच असल में रिश्ता क्या है? हांटिंग मुस्कुराकर कहता है, तुम मेरे बच्चों की माँ हो। बाइली कहती है, अगर तुम मुझसे नहीं उलझोगे तो ठीक है। लेकिन जब हांटिंग उसके और करीब आने लगता है तो बाइली उसे मुक्का मारकर भागने लगती है। हांटिंग उठकर तुरंत उसे पकड़ लेता है और फिर उसे किस कर लेता है। किस के बाद बाइली कहती है, अब तुम बच्चों को अपने पास रख सकते हो, लेकिन कभी मेरा दिल नहीं जीत सकते। हांटिंग कहता है, मुझे पता है तुम जानबूझकर ऐसा कह रही हो। इतने में हांटिंग को किसी डीलर का मैसेज आता है और वो मिलने निकल जाता है। पर असल में कियान ने चाल चली थी। उसने उस डीलर को बेहोश करके हांटिंग को झूठा मैसेज भेजा था। वो वहां पहले से बेहोशी वाली सिगरेट जलाकर रख देती है। जब हांटिंग वहां पहुंचता है, कियान उसे ब्लैकमेल करती है और जबरदस्ती करीब आने की कोशिश करती है। हांटिंग वहां से जाने लगता है, पर अचानक बेहोश हो जाता है। कियान उसे सोफे पर धक्का दे देती है। जब हांटिंग बाइली को कॉल करने की कोशिश करता है, वो उसका फोन छीनकर फेंक देती है और उसके पास आने लगती है, लेकिन हांटिंग पास रखे चाकू से अपने हाथ पर कट लगा देता है। उधर बाइली बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो बहुत देर तक नहीं आता तो बाइली खुद वहां पहुंच जाती है। वो कियान को बोतल दिखाकर वहां से भगा देती है। हांटिंग कहता है, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन तभी बाइली भी बेहोश हो जाती है। नशे में वो कहती है, आज तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। सुबह जब बाइली उठती है तो हांटिंग को अपने पास देखकर सोचती है, मुझसे गलती हो गई। वो चुपके से उठकर जाने लगती है, पर हांटिंग उसे रोक लेता है। बाइली कहती है, रात को जो हुआ
वो बस एक सपना था। तुमने मेरी मदद की, इसलिए मैं अब जा रही हूँ। हांटिंग कहता है, मुझे सब कुछ याद है, रात को क्या हुआ सब पता है। फिर भी अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो, लेकिन उसके बाद कंपनी में क्या बातें फैलेंगी उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। फिर मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? बाइली हल्के से मुस्कुराती है, अपना हाथ उसके हाथ में रखती है और इसी के साथ इस कहानी का हैप्पी एंडिंग हो जाता है।